हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आइए शुरू करते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स दैट गारंटी द प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारे जो चाइल्ड लेबर होते हैं या फिर जो बच्चे जो बेघर होते हैं या भिखारी होते हैं, तो ऐसे कुछ बच्चों से ज़बरदस्ती फोर्सफुली काम करवाना, तो ये सभी चीज़ों को लेके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का कंसेप्ट लाया है कि आप किसी भी बच्चे को फोर्सफुली कोई भी काम नहीं करवा सकते इन अ फैक्ट्री और इन एनी ट्रेड एक्टिविटीज़ में। जैसे कि सामान लाने का, ये सब छोड़ने का जो काम होता है, वो सभी चीज़ें आप छोटे बच्चों से उनकी छोटी उम्र में, जब उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में आप उनसे नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। Article 23 prohibit traffic in human being, beggar and other similar form of forced labor. Any contravention of his provision shall be an offence punishable in accordance with the law. This right is available to both citizens and non-citizens. It protects the individual not only against the state but also against the private person. आर्टिकल 23 में ये बताया जा रहा है कि जो बेगर होते हैं, मीन्स गरीब बच्चे जो होते हैं, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके फोर्सफुली उनसे काम करवाया जाता है। हालांकि उनकी एज पढ़ने लिखने की होती है, लेकिन हम उनसे फोर्सफुली काम करवा रहे होते हैं। तो ये हमारे लॉ के सामने जो है गलत है। लॉ इसको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता है। अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को फोर्सफुली ज़बरदस्ती कोई भी लेबर वर्क करवा रहे हो, तो लॉ आपको इसके लिए पनिश करेगा, आपको सज़ा देगा। भले ही आप इंडियन सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो, तो भी आपसे कोई भी फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। Article 24 prohibit the employment of children below the age of 14 years in any factories, mine or other hazardous activities like construction work or railway, but it does not prohibit their employment in any harmless or innocent work. The Child Labour Act 1986 is the most important law in the direction. तो आर्टिकल 24 में ये बोला गया है, जो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स के होते हैं उनको हम फैक्ट्रीज़ में, मशीन्स के पास या कोई भी ऐसे हज़ार्डस प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर जोन होता है, वहाँ पे उन बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। इट इज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई रेलवे लाइन बना रहे हैं, तो ऐसी कुछ डेंजरस प्लेसेस पे आप उन छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। इसके भी आपको पनिश किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें बोली गई है आर्टिकल 24 में। नाउ द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये बातें बोली गई है कि आप कभी भी किसी भी धर्म को अपना सकते हो और उसको सेलिब्रेट कर सकते हो और उन गॉड को वर्शिप कर सकते हो। अब जैसे कुछ पीपल होते हैं जो बोलते हैं अल्लाह, व्हाट इज़ अल्लाह, या फिर कोई लोग बोलते हैं कि क्या भगवान तो कुछ नहीं होते, या ये सब। तो हमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट किसी भी सोसाइटी या किसी भी सिटीज़न को नहीं देना है। हम जब मन चाहे तब किसी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हैं, कोई भी गॉड को प्रे कर सकते हैं या उनकी पूजा कर सकते हैं या उनमें बिलीव कर सकते हैं। तो ये होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ सम आर्टिकल्स इंक्लूड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Article 25 says that the all person are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. The implication of these are: number 1, freedom of conscience। तो इसमें ये बताया गया है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को इनर एक फ्रीडम होती है कि वो किस तरह से अपने गॉड को अपने साथ कनेक्ट करे, उनसे जो मन चाहे वो बातें कह सके और उनमें बिलीव रख सके। तो ये बोला गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के अंदर कि किसी भी तरह से आप गॉड को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनमें बिलीव रख सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ बी, राइट टू प्रोफेस। तो इसमें ये बोला गया है कि आप किसी भी एक रिलीजन में बिलीव रखें और उसको स्प्रेड करें अपने आसपास की सोसाइटी में, उनके बारे में लोगों को बताएं और उनका कोई भी स्पेशल कोई डे है तो उसको भी मिल के सेलिब्रेट करें। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बोली गई। नाउ द नेक्स्ट इज़ राइट टू प्रैक्टिस। तो इसमें ये बोला गया है कि आप जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं उनको
टाइम टू टाइम वर्शिप करे, उनको प्रे करे, उनके जो भी रिचुअल्स है, जो भी तौर तरीके हैं उनको सीखे और उनको प्रे करे। और जो भी सेरेमनीज़ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जन्माष्टमी आती तो कैसे हम कृष्ण जी को पूरा सजाते हैं, नहलाते हैं, नए कपड़े पहनाते, तो इस तरह से आप सेलिब्रेट कर सकते हो। और उनके बारे में जो भी आपके पास आइडियाज़ है, इंफॉर्मेशन है, या जो भी आपके अंदर मान्यता है, बिलीव्स है, वो सभी आप अपने लोगों के साथ बांट सकते हो और उनको भी नॉलेज दे सकते हो। देन द नेक्स्ट इज़ पॉइंट डी, राइट टू प्रोपोगेट। तो इस पॉइंट में ये बोला गया है कि आप एक से ज़्यादा गॉड में बिलीव रख सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो और उनको मान सकते हो, या जो भी आपके मन में है उनसे कह सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप धर्म को बांटो आपस में, कि यू हैव टू टर्न इनटू मुस्लिम और यू हैव टू कन्वर्ट इनटू हिंदू। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया आप सोसाइटी में प्ले नहीं कर सकते हो। आप जैसे भी हो, जो भी हो, हिंदू हो तो भी आप हर एक कल्चर में, हर एक रिलीजन में बिलीव रख सकते हो। अगर आप कोई मुस्लिम कैटेगरी हो या कोई सिख हो या कोई और अदर रिलीजन से आ रहे हो तो भी आप हर एक गॉड को पीसफुली जो है रिस्पेक्ट कर सकते हो और उनमें बिलीव रख सकते हो। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। According to Article 26, every religious denomination or any of its sections shall have the following rights. A. Right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. B. Right to manage its own affairs in matters of religion. C. Right to own and acquire a movable and immovable property. D. Right to administer such property in accordance with the law. इसमें हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं स्वामीनारायण टेम्पल का, जिसमें कि अलग अलग लोग बिलीव रखते हैं स्वामीनारायण भगवान के अंदर, और उनके रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूशन भी ओपन किए हैं फॉर द चिल्ड्रन के लिए, जिसमें कि वो नॉलेज देते हैं अबाउट स्वामीनारायण भगवान में क्या मानते थे, कैसे उनकी तरफ बनना चाहिए, क्या क्या बिलीव्स है, वो सभी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती है। और उन सभी चीज़ों के बारे में, रिलीजन के बारे में रिस्पेक्ट बताई जाती है कि किस तरह से अगर आपको इनमें बिलीव रखना है तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो ये सभी चीज़ें बताई जाती है। और फिर कभी भी आपको उनका जो टेम्पल है किसी और जगह मूव करना है या किसी और जगह प्लेस में मूव करना है तो वो भी राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आपको बताया जाता है कि आप उसको मूव कर पा सकते हो या नहीं कर सकते हो। देन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग विद द लॉ, कि लॉ के दायरे में रह के ही आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी टेम्पल को मूव कर सकते हो यहाँ से वहाँ। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई है इसमें कि फ्रीडम टू मैनेज अ रिलीजियस अफेयर, कि अपनी मान्यताओं को लेके आप अलग अलग तरह से लोगों में स्प्रेड कर सकते हो एजुकेशन के थ्रू, लाइक पढ़ लिख के लोगों को बता सकते हो इन गॉड के बारे में ये चीज़ें, या फिर किसी भी तरह से आप ये मैसेज सोसाइटी तक पहुँचा सकते हो। Article 27, freedom from taxation for promotion of religion. Article 27 lays down that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of particular religion or religious denomination. In other words, the state should not spend the public money collected by way of tax for the promotion or maintenance of any particular religion. This provision prohibits the state from favoring, patronizing and supporting one religion over the other. तो आर्टिकल 27 में ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस कलेक्ट करती है हमारे बेनिफिट्स के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए हमसे जो टैक्सेस वो कलेक्ट करती है और हमें सब्सिडीज़ एंड ऑल प्रोवाइड करती है, तो वो टैक्स अमाउंट वो किसी भी रिलीजियस के प्रमोशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकती, या किसी भी वन रिलीजियस को फेवर करने के लिए वो उस रिलीजन जिस प्लेस पे पैसा नहीं डाल सकती है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, इसको प्रोहिबिट किया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ। आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अंडर आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly maintained out of state funds. However, this provision shall not apply to an educational institution administered by the state but established under the endowment and trust requiring imparting of religious instruction in such institution.
तो इसमें ये चीज़ें बोली गई है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूलों में होता है कि अगर कोई पर्सन को बिलीव नहीं है टेम्पल्स में या गॉड में, तो यू कैन नॉट फोर्स दैट पर्सन। आप किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम्हें नहीं जाना ही पड़ेगा मंदिर के अंदर, या तुम्हें ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट अ कंपलसरी। ये बच्चे के ऊपर है कि अगर उसको उसमें बिलीव है तो वो जा सकता है, और नहीं बिलीव है तो वो नहीं भी जा सकता है। तो ये पूरी तरह से बच्चे के ऊपर है, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते फॉर द रिलीजियस belief. Now the next is culture and educational right. Culture and educational rights are the human rights in that we have to respect all the religious कल्चर एंड लैंग्वेजेस ऑफ सच पीपल, कि किसी भी पीपल के कोई भी कल्चर है या कोई भी उनका रिलीजियस है या कोई भी तरह की भाषाओं का जो वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो सभी चीज़ों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. Then the article included in culture and educational rights are Article 29, protection of interest of minorities. Article 29 provides that any section of the citizen residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. Further, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid of state fund on ground only of religion, race, caste and language. तो आर्टिकल 29 हमें ये सिखाता है कि हमारा देश इतना बड़ा है और इसमें अलग अलग तरह के कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेजेस है जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में. कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं और हम उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज के लिए या किसी भी रिलीजियस के लिए डिनाइड नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये लैंग्वेज नहीं पढ़ूँगा, या मैं इस रिलीजियस के बारे में मानता ही नहीं हूँ, मैं बिलीव ही नहीं रखता हूँ तो मैं के बारे में नहीं पढ़ूंगा. ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं. आपको सभी तरह की भाषाएं, रिलीजियस कल्चर के बारे में पता होना चाहिए. तो ये सभी चीज़ें बोली गई है इसमें कि किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो हमारे माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हो और रिस्पेक्ट कर सकते हो. Then the next is Article 30, right of minorities to establish and administer educational institution. Article 30 grants the following rights to minorities, whether religious or linguistic. Number A. All minorities shall have the right to establish and administer the educational institution of their choice. मीन्स कि हर एक माइनॉरिटीज़ को ये राइट है, ये हक है, ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल को चूज़ कर सकता है. इट्स नॉट लाइक अ फोर्स कि तुम्हें यही एजुकेशन में जाना है, यही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा. ऐसा कोई फोर्स नहीं है. वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चॉइस कर सकता है. पॉइंट नंबर बी, द कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट द राइट गारंटी टू देम. तो इस पॉइंट में ये बोला है कि जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो स्टेट अकॉर्डिंग टू स्टेट वो फिक्स्ड है. आप कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वाइज कर रहे हो, ख़रीद रहे हो फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, तो उसका जो कंपेंसेशन अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है. Then the next point C, it granting aid, the state shall not discriminate against the educational institution managed by the minority. तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी माइनॉरिटी सेक्शन में कोई भी पीपल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रहा है, तो कोई भी स्टेट लेवल का पर्सन उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है पैसे के दम पे कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो तुम्हें ऐसे चलाना है, स्कूल में ये करना है, इस इंस्टीट्यूट में ये चेंजेस करने हैं. तो ऐसा कोई भी काम वो नहीं करवा. देन द नेक्स्ट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. A mere declaration of fundamental rights in the Constitution is meaningless, useless and worthless without providing an effective machinery for their enforcement, if and when they are violated. Hence, Article 32 confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen. In other words, right to get fundamental rights protected in itself a fundamental right. This makes the fundamental right real. That is why Dr. B.R. Ambedkar called as the Article 32 as the most article of the Constitution, an article without which this Constitution would not be nullity.
तो इसमें ये बोला गया है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी उतना ही ज़रूरी है हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स की तरह, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है उन वायलेशन से जो अलग स्टेट और इंस्टीट्यूशन हमारे ऊपर कभी भी कर सकते हैं। हालांकि हम उनके बेनिफिट्स के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझ पाते तो वो इसके अगेंस्ट वायलेट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वॉर करते हैं, तो इसके चलते प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इसके लिए ये राइट लाया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें कि हमारे सभी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमें डिफेंड किया जाएगा, हमें सुना जाएगा और फिर एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें बोली गई है। Article 32. Right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights, including the writs of number 1 habeas corpus, number 2 mandamus, number 3 prohibition, number 4 certiorari, number 5 quo warranto। तो इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये सब चीज़ें और इनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। Number 1 habeas corpus. It is a Latin term which literally means to have the body of. It is an order issued by the court to a person who had detained another person to produce the body of the latter before it. The court then examined the cause and legality of detention. It would set the detained person free if the detention is found to be illegal. Thus, this writ is bulwark of individual liberty against the arbitrary detention. तो ये कुछ रिट्स है। रिट्स मतलब कि कानूनी दस्तावेज़ जो आप अपने ऊपर हो रहे वायलेशन के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फ़र्स्ट है हैबियस कॉर्पस। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि इसमें बात क्या हो रही है। एक पर्सन है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है फॉर सम रीज़न, ठीक है, और जो उसके साथ का जो दोस्त है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि सो एंड सो रीज़न से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। तो अब कोर्ट क्या करेगी, पुलिस वाले को हैबियस कॉर्पस करेगी, मींस उसको बोलेगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर वो उस सच पर्सन को मेरे सामने कोर्ट में पेश करे। तो इसी को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। देन द नेक्स्ट इज़ मैंडेमस। It is a literal mean big command. It is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. Mandamus means we command, हम कमांड करते हैं, ठीक है। कोई कमांड मीन्स कोई ड्यूटी आपको दी जा रही है और उसको आपको परफॉर्म करना है, उसको आपको फुलफ़िल करना है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि पब्लिक रोड में या पब्लिक सोसाइटी या पब्लिक प्लेस में। फॉर एग्जांपल एक पब्लिक सोसाइटी है जिसमें एक स्वीपर काम कर रहा है। अब कल के दिन पूरे सोसाइटी में चारों ओर कचरा फैला हुआ है, ठीक है, और वो पब्लिक स्वीपर मना कर रहा है कि मैं ये सफाई नहीं करूँगा। तो अब कोर्ट उसके अगेंस्ट क्या करेगी, मैंडेमस करेगी कि भाई क्यों आप वो पब्लिक एरिया या सोसाइटी साफ़ क्यों नहीं करेंगे, क्या रीज़न है, उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो उसके अगेंस्ट मैंडेमस होगा, इसी को बोलते हैं मैंडेमस। देन द नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिशन। Literally it means to forbid. It is the issued by the higher court to a lower court or a tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. Thus, unlike mandamus that direct activity, the prohibition direct inactivity. तो प्रोहिबिशन जो है वो भी एक मैंडेमस की तरह ही होता है। उसमें भी एक ड्यूटी फॉर्म ना करने पे जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के पास प्रोहिबिट करता है और फिर इस तरह से उसको प्रिवेंट किया जाता है और सिचुएशन को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल स्वीपर का भी ले सकते हैं सेम, बट उसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो है कोर्ट ने मैंडेमस किया है अगेंस्ट दैट सच पर्सन। बट इसमें क्या हो रहा है, प्रोहिबिशन में जो हाई कोर्ट है उसने लोअर कोर्ट को बोला है, लोअर कोर्ट ने जाके उस सच पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लिया है और उसको समझाया है। देन द नेक्स्ट इज सर्टियोरिटी।
In the literal sense, it means to be certified or to be informed. It is issued by a high court to a lower court or a tribunal, either to transfer a case pending with the latter to itself or to squash the order of the latter in a case. It is issued on the ground of excess of jurisdiction or a lack of jurisdiction or error of law. Thus, unlike prohibition, which is only preventive, certiorari is a both preventive as well as curative. सर्टियोरी, इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, जैसे कि एक एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट बैंक में जॉब कर रहा है, वो काम तो कर रहा है बट ही इज़ नॉट अ सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, मीन्स कि वो लीगली जो है सर्टिफाइड नहीं है उस क्वालिफ़िकेशन के लिए। जो क्वालिफ़िकेशन में सर्टिफिकेशन जो सर्टिफाइड होता है वो उसके पास नहीं है, लेकिन वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है लोअर कोर्ट डिसीजन लेती है और उसको वहाँ से निकालती है, और वही कोर्ट आगे जाके हाई कोर्ट के पास जाता है और फिर वो इशू को सॉल्व किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, और जो भी एरर उस में क्रिएट होते हैं उन सभी को सॉल्व किया जाता है। यही कुछ चीज़ें इसमें बोली गई है। देन द नेक्स्ट इज क्यूआ रेंटो। It is a literal sense. It means by what authorization or a warrant. It is issued by the court to be inquired into the legality of claim of a person to be public office. Hence, it prevents a illegal usurpation or public offence by a person. Quia warranto. It means by what authority or warrant. मीन्स कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस कल को ए पर्सन को गिरफ्तार कर रही है, अरेस्ट कर रही है, तो यू हैव सच राइट टू आस्क सच पुलिस दैट वाई ऑन व्हाट पर्पस यू आर अरेस्टिंग मी। तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो पुलिस के ऊपर कि वो बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो उसी को बोलते हैं क्यूआ वारंटो, जो एक पर्सन जो है पुलिस के अगेंस्ट जो है रिट फाइल करता है, जिसको बोलते हैं क्यूआ वारंटो, जिसमें कि आप बिना किसी वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू, कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।